नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस और ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो हमारी बुक शुरू होती है राष्ट्र निर्माण की चुनौती नाम से। अब राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? राष्ट्र निर्माण का मतलब है नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी अपने देश को बनाने में, वही सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, यानी कि अपने नेशन को बनाने में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम हमें हुई, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली। आप सभी को पता है ये बात। 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। तो हम जब आज़ाद हुए थे, हमारे साथ साथ एक और देश बना था, वो बना था पाकिस्तान। तो 14 अगस्त की रात थी जब आज़ादी की बातें चल रही थी, आज़ाद होने वाले थे हम, इंडिपेंडेंस हमें मिल रही थी। तो 12 बजे से पहले रात को तो हुआ था पाकिस्तान आज़ाद, इसीलिए उसका इंडिपेंडेंस डे आता है 14 अगस्त को, और हम हुए थे 12 बजे के बाद आज़ाद, तो हमारा आता है 15 अगस्त को। अब उसी रात को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में बोलेंगे भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। मुझे पता है अजीब सा नाम लगा आपको ये, पर आप इसको अगर समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ट्रिस्ट का मतलब होता है मिलना, डेस्टिनी क्या होता है? किस्मत। यानी कि नेहरू ने कहा था कि अब हम अपने देश का भाग्य, अपने देश का फ्यूचर, अपने देश की किस्मत लिखने वाले हैं। आज हम आज़ाद हुए हैं, आज हमारा भाग्य से मिलन है, यानी कि हमारे फ्यूचर से मिलन है। ठीक है, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में नेहरू ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, एक भाषण दिया था, भाषण बड़ा ही फेमस हुआ था, और उस भाषण का नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में भाग्य वधु, भाग्य मतलब फ्यूचर, चिर प्रतीक्षित मतलब डायरेक्ट, भेंट मतलब मिलना। तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि अपने फ्यूचर से आज हम मिल रहे हैं, हम कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम अपने देश को चलाएंगे, यही बातें इस भाषण में नेहरू ने कही थी। तो आज़ादी के बाद जो नेहरू ने भाषण दिया उसका नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। एक नंबर में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। देखकर लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया भाई। ठीक है, बच्चे जो पढ़ के नहीं जाते वो बोलते हैं बाहर से आया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी तो सुना ही नहीं हमने। पर आप ऐसा नहीं करोगे ना, आपको तो मैंने बता दिया सबसे पहले कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कुछ नहीं है, नेहरू जी का भाषण है। समझ गए? अब दूसरा वर्ड देखो आप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, नाम टफाइन के हैं, कुछ भी नहीं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो भी राज्य थे हमारे भारत में, उनको जब भारत में मिलाया गया, जो राजाओं के राज हुआ करता था, छोटे छोटे रजवाड़े थे भारत में बहुत सारे, तो उनको जब मिलाया गया तो जो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कि उन राजाओं को साइन करने होते थे, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि सहमति का विलय पत्र। विलय मतलब मिलना। ठीक है, तो जो भी देश भारत में मिले, उन्हें जिस डॉक्यूमेंट पर साइन करने होते थे उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हिंदी में हम बोलेंगे सहमति का विलय पत्र। ठीक है, आप हिंदी वाले बच्चे भी इन दोनों नामों को इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपके पेपर में भी इंग्लिश में ही नाम देकर पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, तो आप बताओगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो वो चीज़ है जिस पे साइन कर कर रजवाड़े भारत में मिला करते थे, और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने हमारी आज़ादी के अवसर पर दिया था। ठीक है, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पता चल गया हमें, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो भी पता चल गया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। हमारा जो देश है वो आज़ाद तो हो गया 1947 में, पर आज़ाद होते ही उसे क्या देखनी पड़ी? बहुत सारी दिक्कत देखनी पड़ी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। यही तो है चैप्टर का नाम, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। यानी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या है वो देखेंगे हम। आपकी बुक में सबसे मेन सजाकर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं कि ये 3 प्रॉब्लम तो सबसे मेन है, आपको सबसे पहले वही पढ़नी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है राष्ट्र निर्माण, या हम कह सकते हैं देश की एकता और अखंडता को बनाने की चुनौती, यानी कि इंडिया की सॉवरेनिटी को या इंडिपेंडेंस को बनाए रखने की चुनौती। यानी कि जो हमारा देश है वो कई सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था। जब हम आज़ाद हुए ऐसा देश नहीं था जैसा आप आज देखते हो। आप तो देखते हो कि यहाँ पे 28 राज्य हैं और कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जब हम आज़ाद हुए पूरा भारत बिखरा पड़ा था,
565 से ज़्यादा यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी। रियासतें का मतलब है प्रिंसली स्टेट, यानी कि राजाओं का राज हुआ करता था यहाँ पे। तो उन राजाओं से उनकी जो रियासतें थी, जो स्टेट थे उनके, वो इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन सरकार के साथ में मिलाने थे। ठीक है, उनको सबको मिला के एक भारत बनाना था। अब राजा कोई प्यार से मानेगा नहीं, ठीक है, जो प्यार से मान गए उनको प्यार से मनाया, जो प्यार से नहीं माने उनको राजनीति से मनाया। ठीक है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी भारत को करनी पड़ी राजाओं से, ताकि उनको हम अपने अंडर मिला सके। तो पहला पॉइंट क्या है, देश को एक करने की समस्या, यानी कि देश की एकता, उसकी यूनिटी बनाने की, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता बनाने की सबसे पहली चुनौती यही है। और इस पूरे चैप्टर में हम डीप में यही पढ़ेंगे जो हमारा पहला पॉइंट बन गया कि देश को एक करने की, देश की एकता की चुनौती सबसे बड़ी थी। तो सबसे पहली चुनौती क्या है भारत के सामने आज़ाद होते ही, देश को एक करने की चुनौती। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को बनाने की चुनौती। हो गया पहला टॉपिक, ये थी हमारा फर्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, इसी पर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र बनाने की चुनौती। लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऐसी सरकार बनाना जो लोग खुद चुनते हों, यानी कि लोग जब अपना नेता खुद चुने उसको बोला जाता है लोकतंत्र। और भारत एक ऐसा देश था उस टाइम पे, सारे लोग तो अनपढ़, किसी को कुछ पता नहीं, डेमोक्रेसी होता क्या है ये पता नहीं। ठीक है, आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी अनपढ़ थी उस टाइम पे, लोगों को पता भी नहीं था इलेक्शन होते कैसे हैं। अब इतने सारे लोगों को वोटिंग करवाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया था कि भारत जैसे देश में डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका वगैरह में देखा था कि जो भी वो गरीब देश हैं वहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ था। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। तो क्या हुआ, ऐसा ही पूरी दुनिया ने भारत के बारे में सोचा था कि भारत जो है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, और बहुत हमारा मजाक उड़ाया गया था जब हमने डेमोक्रेसी लाने की बात की थी भारत में। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे सामने लोकतंत्र को बनाने की या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की। दूसरी प्रॉब्लम समझ गए आप क्या है, डेमोक्रेसी को कैसे लाया जाए भारत में। तो फर्स्ट चैप्टर में तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे पूरा कि देश को एकता में पिरोने के चक्कर में भारत को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, देश को एक करने के चक्कर में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा उसमें हम यही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो बनाया भारत में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई तीसरी, वो थी विकास करने की, यानी कि डेवलपमेंट कैसे करी जाए। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए थे। देश की इकोनॉमी बहुत डाउन थी, बहुत सारा एरिया पाकिस्तान के पास चला गया था। ठीक है, बंटवारा होते ही मारकाट भी मची थी, तो देश का माहौल बहुत ख़राब था, इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो थी, देश संभालना किसी को आता नहीं था, सारे बिल्कुल नए नए मंत्री बने थे। तो विकास कैसे करना है, हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम आई। तो इसके बाद जो दूसरे के बाद अगला चैप्टर आएगा हमारा तीसरा, उसमें हमें ये तीसरे वाला पॉइंट डीप में समझना है कि हमने कैसे कैसे डेवलपमेंट करी, क्या क्या हमने चीज़ें करी। तो ऐसे ही करके हमें चैलेंजेस पढ़ने हैं इस पूरी बुक में कि भारत को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आज़ादी के बाद। अब हमारा पहला पॉइंट, और वही है इस चैप्टर का पूरा बेस, वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या था पहला पॉइंट कि क्या क्या प्रॉब्लम है भारत के सामने, उसमें हमने पढ़ा था कि देश को एक करने की प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। अब आ जाओ आप यहाँ की हिस्ट्री पे। जब भारत में हम आज़ाद हुए 1947 में, उस टाइम पे भारत बिखरा पड़ा था। ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं था जैसा आप आज देखते हो। भारत में लगभग 565 से ज़्यादा रियासतें थी। जैसे अब 28 राज्य है ना, ऐसे पहले 565 से भी ज़्यादा क्या थी, छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, रियासतें थी। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजा थे, अब उन सबको मनाना भी है। ठीक है, तो ये काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि उस टाइम पे गृह मंत्री भी थे और नेहरू के साथ में उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के सहयोगी भी थे वो और होम मिनिस्टर भी थे वो। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एक जिम्मा सौंपा गया कि आप देखोगे इस काम को कि कैसे भारत को एक करना है। तो इस नामुमकिन से काम को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुमकिन कर दिखाया, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक करने का काम किया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने क्या क्या किया, जो भी राजा प्यार से माना उसको प्यार से मनाया। सबसे पहली कोशिश तो यही करी एक करने के लिए। जो 565 बिखरे पड़े हैं, इतने सारों के साथ लड़ाई तो करेंगे नहीं हरदम, जो प्यार से बात बन रही है तो प्यार से मनाएंगे। तो सबसे पहला काम इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया
कि सभी राजाओं से कहा कि भाई आपके पास है छूट, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। 3 ऑप्शन रख दिए। मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बताया था अभी कि ऐसा डॉक्यूमेंट था वो जिसके ऊपर राजाओं को साइन करने होते थे। तो उस विलय पत्र पर 3 बातें लिखी हुई थी कि जो भी रजवाड़ा यानी जो भी स्टेट है भारत का वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, उसका डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहता है। जैसे कि उसको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कि वो भारत में ही रहे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब तीसरा ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ना वो भारत में मिले ना वो पाकिस्तान में मिले। ये सबको छूट दी गई, भाई जिसकी जो मर्जी है वो कर लो। 1947 की बात बता रहा हूँ मैं ये। पर अब क्या हुआ कि जो ज्योग्राफिकली ठीक थी कंडीशन, जैसे कि मान लो जो पाकिस्तान से टच थे और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे उनको मिलने दिया, किसी ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई। जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे उनको इंडिपेंडेंट भी रखा, ठीक है। पर कुछ ऐसे आएंगे अब हमारे जो ना तो पाकिस्तान में मिल पा रहे थे ना भारत में, और वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंडिया। तो इंडिया ने वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करी और जो है वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया वही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो देखो लगभग सारे रजवाड़े प्यार प्रेम से कोई पाकिस्तान में मिल गया, कोई भारत में मिल गया और कोई जो है वो इंडिपेंडेंट रह गया। अब कुछ ऐसे अड़े, 4 अड़े हमारे जो मान ही नहीं रहे थे कैसे भी, यानी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। सबसे पहला कश्मीर, वहाँ पे दिक्कत हुई। उसके बाद इधर देखो गुजरात साइड में जूनागढ़, वहाँ पे दिक्कत हुई। इधर कोने में मणिपुर, यहाँ पे दिक्कत हुई। उसके बाद नीचे साउथ में जो हैदराबाद है वहाँ पे दिक्कत हुई। तो भारत के चारों कोनों में दिक्कत हुई है। सबसे ऊपर कश्मीर में, फिर जूनागढ़ में, मणिपुर में और नीचे भी प्रॉब्लम हुई। तो ये प्रॉब्लम हुई किसमें, ये वाले जो रजवाड़े हैं इनको मिलाने में भारत को दिक्कत आई। अब क्या क्या दिक्कत आई वही पढ़ेंगे। सबसे पहले इस ऊपर वाले को ही देख लो, इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे आज़ादी के टाइम पे राजा हरि सिंह का राज हुआ करता था। तो राजा हरि सिंह ने डिसीजन लिया भाई कि मैं ना तो भारत में मिलूंगा ना पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भाई को दिक्कत नहीं करी, ठीक है भाई इंडिपेंडेंट रहना है तो आप अपना इंडिपेंडेंट रहो, उसको छोड़ दिया आज़ाद। पाकिस्तान था इधर, इधर भारत था और बीच में कश्मीर है, कश्मीर रह रहा है आज़ाद। चलो भाई कश्मीर ठीक है आप आज़ाद रहो। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अगस्त का महीना था, हम आज़ाद हुए थे। सितंबर और अक्टूबर 2 ही महीने बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, ठीक है। और डायरेक्ट अटैक नहीं किया, वहाँ पे जनजातियों को हथियार दे देकर भेज दिए, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल लोग थे जो कि कश्मीर के बॉर्डर से लगते थे, उनको हथियार दे देकर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। क्योंकि पाकिस्तान वाले मानते थे कि कश्मीर जो है वो हमें मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ की जनता अधिकतर मुस्लिम है। पर वहाँ पे राजा तो हिंदू था और वो किसी में भी नहीं मिलना चाहता था, ना ही भारत में ना ही पाकिस्तान में। तो राजा हरि सिंह को लगा था शुरू में कि वो अपने आप इनको देख लेंगे, ठीक है। अक्टूबर में जैसे ही अटैक हुआ राजा हरि सिंह को लगा था कि उनकी सेना अपने आप हैंडल कर लेगी जो ये अटैक हुआ इसको। पर लगभग 4-5 दिन के अंदर ही राजा को समझ में आ गया कि वो इस सेना से नहीं निपट सकते, वो जो ये अटैक हुआ है उससे नहीं निपट सकते। तो जो ये पागलों की तरह भीड़ आई थी वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ये पूरा कब्जा करते हुए कश्मीर की राजधानी तक पहुँच गए, श्रीनगर तक। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद राजा को पता चल गया कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो राजा ने भारत से मदद मांगी। अब भारत में तो भाई बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो क्विक डिसीजन लेते थे बिल्कुल। उन्हें तो मौका मिल गया कश्मीर को भारत में मिलाने का। उन्होंने सबसे पहले मदद मांगते ही अपना वो निकाला पर्चा, भाई साइन कर दे, ठीक है। अगर साइन कर देगा तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। यही हुआ। 26 तारीख को राजा हरि सिंह ने, 26 अक्टूबर को ही राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। उस पर लिखा गया है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होगा और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि कश्मीर के राजा का साइन किया हुआ है। तो दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता ये बात कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि राजा हरि सिंह जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने साइन कर रखे हैं और भारत के संविधान में कश्मीर को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो राजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय कर लिया, यानी कश्मीर को भारत में मिला लिया। क्लियर, समझ गए। तो जो कश्मीर है वो कैसे मिलाया गया, कश्मीर वाले ने इंडिपेंडेंट रहने की बात करी थी, राजा का नाम आप याद रखना, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने की बात करी, पर क्या हुआ, अटैक हो गया उसके ऊपर। अटैक होने की वजह से उसे मजबूरन भारत में मिलना पड़ा।
क्लियर। अब भारत का हिस्सा बन गया कश्मीर, फिर गई इंडियन आर्मी ने जाते ही कश्मीर में भगाना शुरू किया पाकिस्तानियों को, कुत्ते की तरह उन्हें मारा और वो वापस अपने पाकिस्तान। फिर कश्मीर पर पूरा भारत का कंट्रोल, ठीक है। ऑफिशियली भी कश्मीर हमारा है, ठीक है, और पीट पीट कर भगाया था वैसे भी हमारा है। तो कश्मीर उस टाइम पे किसका हो गया? भारत का। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 370, ठीक है, जिसमें कि कश्मीर को कुछ इंटरनल जो छूट है वो दी गई थी, कुछ आज़ादी दी गई थी उसको, और राज्यों से ज़्यादा उसको आज़ादी दी गई थी। पर अब वो हट चुका है, मोदी गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है। अब जो है कश्मीर को इस टाइम पे फिलहाल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 में कश्मीर को क्या बना दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक वो बना दिया है, टेरिटरी बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती हो, ठीक है। तो कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा है, जैसे कि 1947 में उसे स्टेट बना दिया था उस पे कब्जा करते ही, ठीक है, पर अब वो स्टेट नहीं रहा है। 2022 में उसे क्या बना दिया है? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इस तरीके से हमने कश्मीर पर रूल किया। समझ गए कश्मीर वाली स्टोरी आप? तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? देखो, हम पढ़ रहे थे कि देश को एक करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो 4 जगह हमें पढ़नी है ना, पहली हमने पढ़ ली है। पहली का नाम क्या है? कश्मीर। और कश्मीर में ये प्रॉब्लम आई, राजा ने कहा था कि मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, इसीलिए उसको आज़ाद छोड़ दिया था। पर कुछ ही टाइम बाद उस पर अटैक हुआ, अटैक होने की वजह से वो भागा भागा हमारे पास आया, हमने आते ही उससे साइन करवाए और कश्मीर को भारत में मिला लिया, ठीक है। तो ये थी कश्मीर की स्टोरी, बिल्कुल सिंपल सी थी। आपको बस डेट याद रखनी है कि अटैक कब हुआ था। अटैक हुआ था अक्टूबर 1947 में, और ये युद्ध खत्म कब हुआ था? जब आर्मी गई थी और वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया था, वो हुआ था 1949 में। लगभग 1.5-2 साल तक ये लड़ाई चली, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 तक युद्ध विराम हो गया था, शांति वहाँ पे बन गई थी। तो कश्मीर उसके बाद भारत का राज्य बना दिया गया। समझ गए कश्मीर की स्टोरी? अब जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम जो ये 3 बचे हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि इनको कैसे मिलाया गया। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड होंगी, आपको हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, पॉलिटिकल की भी, 6th क्लास से 12th क्लास तक जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके स्कूल वाले, वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होती है, आप देखते हो, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा कि वीडियो के बाद क्या आती है? क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आती है, उसके बाद MCQ वाली वीडियो आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी पिछले साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी चैप्टर में मैप है तो मैप की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। आपको NCERT उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी गाइड उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये वीडियोस देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। देखते रहो वीडियो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बिल्कुल सीक्वल में पढ़ाता रहूँगा। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे थोड़ा प्रमोट करो, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो।